हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस बहुत सीवियर होते जा रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मरीजों की मृत्यु हो जाती है। वायरल फीवर जैसी बीमारी एक हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है। ज़्यादा करें तो पैरासीटामोल खाएं, लेकिन एंटीबायोटिक बिना वजह, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। बाय द ईयर 2050 लगभग 1 करोड़ लोग प्रति वर्ष संसार में उनकी मृत्यु केवल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया यानी कि सुपर बग इन्फेक्शन से होगी। नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर ब्रिगेडियर विनोद राघव, भारतीय सेना में सीनियर पैथोलॉजिस्ट के तौर पर 35 साल का अनुभव, रिटायरमेंट के बाद आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट पैथोलॉजी के हैं। उनसे जानेंगे कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है और भारत का विश्व पटल पर बार बार ये नाम क्यों आता है कि भारत के मरीजों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी हाल में लैंसेट, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल मैगजीन है, उसमें ये कहा गया कि भारत के मरीजों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ है और ये पब्लिक हेल्थ को किस प्रकार प्रभावित करता है? सर, आपका स्वागत है। रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों के लिए अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं और ये बताएं कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू कर्नल राठौर, एंड आई हैव सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 35 ईयर्स एज ए पैथोलॉजिस्ट, और अभी पिछले 9 साल से मैं प्रोफेसर एंड हेड ये प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ। जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम बहुत सालों से ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन कॉज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ। इसमें ये हमारे एंटीबायोटिक का इरा जो है आज से लगभग 90 से 100 साल पहले शुरू हुआ था, जब एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन आया था। तब हम पेनिसिलिन से ही ज़्यादातर बैक्टीरिया को किल कर लेते थे और पेशेंट इन्फेक्शन फ्री हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है बढ़ता गया और इन्फेक्शस डिजीज़ संसार में और भारत में बढ़ती गई, तो नए नए एंटीबायोटिक्स का हमको आविष्कार करना पड़ा। ओके। पेनिसिलिन के बाद हमारे पास आए थे टेट्रासाइक्लिन्स और डॉक्सीसाइक्लिन, और डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन आए, फिर उनसे इन्फेक्शन जब कंट्रोल नहीं हुए तो फिर आए सेप्ट्रान वगैरह, जिसमें कि सल्फामेथॉक्सोजोल और ट्राइमेथोप्रिम होता था। उसके बाद और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इजाद हुआ, लेकिन यह देखा गया बार बार कि एंटीबायोटिक्स नए नए आते जा रहे हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो इन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से भी नहीं किल होते थे, और पेशेंट का इलाज करने में डॉक्टरों को बहुत असुविधा होती थी। यहीं से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म का नाम जो है इजाद हुआ, जिसको हम आज की भाषा में सुपर बग भी बोलते हैं। मतलब कि ये बग है, बट ये सुपर रेजिस्टेंट है वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए। सर, आपने कहा कि एंटीबायोटिक्स का नए एंटीबायोटिक्स का इजाद हुआ और वो मेडिकल फील्ड में आज रेजिस्टेंस है, तो ये तो सारी दुनिया के लिए कॉमन चीज़ है, सिर्फ भारत के लिए एक चिंता का विषय क्यों बन गया है? ये भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बाकी देशों में नहीं है। ये प्रॉब्लम बाकी देशों में थोड़ी कम है, विकसित देशों में ये प्रॉब्लम कम है, लेकिन जो हमारे जैसे देश जो अभी विकसित हो रहे हैं या हमसे भी और लोअर लेवल पे जिनका विकास है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम इतनी ही ज़्यादा सीवियर है। खैर, अब हम भारत की बात करते हैं मेनली। ओके सर। तो सुपर बग जो है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया
कि सुपरबग वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आते हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक से ओवरकम नहीं हो पाते, पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता है अगर उनमें ये बैक्टीरिया घुस जाएं शरीर के अंदर। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट है? पब्लिक हेल्थ के लिए ये इतना बड़ा थ्रेट है कि इसमें ये एस्टिमेट लगाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि 2050 तक हमारे पास 1 करोड़ डेथ हर साल हुआ करेंगी इसमें, एक साल में वर्ल्ड ओवर, सुपरबग से, क्योंकि लोगों को इन्फेक्शन आज भी होते हैं और ये इन्फेक्शन डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में कम हैं। लेकिन इनको चूंकि ये सारे के सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाएंगे, कोई भी एंटीबायोटिक्स कुछ पेशेंट्स में काम नहीं करेगा, इसलिए ये एस्टिमेटेड है कि 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन लोग मे डाई ऑफ सुपरबग इन्फेक्शन बाय द ईयर, कि 2050 तक लोगों का इलाज भी होगा लेकिन वो इलाज कारगर नहीं होगा। हाँ, और उसमें की वजह से लोग मारे जाएंगे, उसमें काफ़ी लोग जो है मारे जाएंगे जिनका संख्या लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ एस्टिमेट की जा रही है। सर, मैं लांसेट की रिपोर्ट पढ़ रहा था आपसे मिलने से पहले, उसमें कहा गया है कि ये पीने के पानी में भी सुपरबग हैं भारत में और ये सीवर में भी सुपरबग हैं भारत में। कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही बात है। सुपरबग, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके सोर्सेज कहाँ कहाँ से आता है ये और ये कैसे बनता है। आप जानना चाहेंगे तो मैं ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये सुपरबग आए हैं ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से। हमने मामूली बुखार, मामूली ज़ुकाम, मामूली खांसी, मामूली नज़ले के लिए भी अब हम एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं, यानी कि मरीज खुद ही ले लेता है, उसके रिलेटिव्स बताते हैं तो वो ले लेता है। और डॉक्टर भी ज़रूरत से ज़्यादा वायरस इन्फेक्शन में जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है वहाँ भी इसका ओवर यूज़ और मिसयूज़ हो रहा है। जब ये एंटीबायोटिक शरीर में जाता है तो जो बैक्टीरिया शरीर में है, हम सबके शरीर में और वायु में बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया अपने आप को उस एंटीबायोटिक के खिलाफ इवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इवॉल्व का मतलब है ये या तो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं या ट्रांसडक्शन कर लेते हैं या कंजुगेशन से ये अपने अंदर म्यूटेशन पैदा करके जेनेटिक रेजिस्टेंस अपने अंदर पैदा कर देते हैं। और अगली बार जब हम उसको वो एंटीबायोटिक देते हैं मरीज को तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से नहीं मरता, फिर हम उससे नेक्स्ट जनरेशन का एंटीबायोटिक देते हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये एनिमल इंडस्ट्री से भी आ रहा है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से भी आ रहा है, पानी से भी आ रहा है और सीवर से भी आ रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से कैसे आता है कि जैसे हम पेस्ट कंट्रोल के लिए एंटीबायोटिक्स का छिड़काव करते हैं खेतों के ऊपर, जब ये फसल उगती हैं तो इनके अंदर भी बैक्टीरिया का अंश होते हैं और वो सुपरबग बन चुके होते हैं। एनिमल्स जो फूड एनिमल्स हैं जैसे कि बीफ है, मटन है और ये पिग का पोर्क है और पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ है वर्ल्ड, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो वहाँ पर भी हम उन जानवरों को बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। तो उनकी ग्रोथ तो बेटर हो जाती है, लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया थे वो इन एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है और वो हम जब भोजन में उसको हम लेते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में पहुंच जाता है और उसके अंदर जब कभी माकूल माहौल होता है तो वो इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर जब होता है, मतलब एक तरीके का इकोसिस्टम बन गया है ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है जी, जो हमारे चारों तरफ एक उनका भी एक इकोसिस्टम है और वो डेवलप कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उनका इकोसिस्टम बन गया है और वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, एनिमल प्रोडक्ट से और हमारी खुद की एक और कारण इसका बहुत ज़्यादा ये है कि हमारे कंट्री में इनसैनिटरी कंडीशंस हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा है। मैं वो आपके पास ये आना चाहता था कि ये कहा जाता है, ये धारणा है फॉरेन में कि भारत वैसे मेडिकल टूरिज्म में एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, लेकिन लोगों को ये शंका रहती है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स से
सेकेंडरी इन्फेक्शन लेकर जा सकते हैं। कहाँ तक सही बात? बिल्कुल सही बात है। हमारे हॉस्पिटल्स में उस दर्जे की साफ सफाई और सैनिटरी कंडीशंस, एसेप्टिक कंडीशंस नहीं हैं जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में है, क्योंकि हमारे देश में पैसे की कमी है और सेंसिटिविटी भी कमी है, सेंसिटाइज नहीं है हम सफाई के प्रति। तो हम हॉस्पिटल्स में जब सफाई उतनी नहीं रख पाते हैं, ऑपरेशंस थिएटर में भी नहीं रख पाते हैं, तो हमारे यहाँ ये बैक्टीरिया हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, जिनको कि हम सुपरबग कह रहे हैं। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के जो मरीज़ होते हैं वो बड़ी मुश्किल से ट्रीट होते हैं और बहुत बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वहाँ पर जब साफ सफाई नहीं होती है तो ये बैक्टीरिया पानी में पहुँच जाते हैं और पानी के द्वारा भी हॉस्पिटल में आने जाने वाले व्यक्तियों को इन्फेक्शन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में मरीज़ को मिलने कम से कम लोग विजिट करें, क्योंकि उन्हें खतरा है कि वो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को खुद भी ले सकते हैं, पा सकते हैं। और वही इसीलिए कहा जाता है कि हॉस्पिटल का जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके ही रिलीज करना चाहिए। जी, बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल के वाटर को ट्रीट करके, और हॉस्पिटल में सेफ वाटर सप्लाई हो, क्लोरीनेटेड वाटर सप्लाई होनी चाहिए। अगर हम पूरी एहतियात जो मेडिकल के द्वारा एडवाइज्ड है उनको फॉलो करेंगे तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस या सुपरबग इन्फेक्शंस कम हो जाएंगे। जो पेशेंट है या जनरल पब्लिक, उसके लिए 5 क्या बातें बताना चाहेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है? इससे बचने के जो उपाय हैं वो ये हैं। पहला उपाय ये रहेगा कि आप खुद एंटीबायोटिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आपका बच्चा बीमार है तो आप उसका एंटीबायोटिक अपने आप ना दें। दूसरा है कि डॉक्टर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बिना वजह एंटीबायोटिक ना दें। कल्चर सेंसिटिविटी कराने के बाद ही जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक सेंसिटिव है उसी का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा, हम अपने घरों में और अपने हेल्थ केयर सेटिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में अत्यधिक लेवल की सफाई रखें। जब सफाई होगी तो बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं रहेंगे। चौथा है कि हमें वाटर हमेशा सेफ पीना चाहिए, मतलब कि क्लोरीनेटेड वाटर या हाइपर क्लोरीनेटेड वाटर, हमें सुपर क्लोरीनेटेड वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए वैसे फैमिलीज़ में सब अब वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर हमारे गांवों में और हमारे पिछड़े इलाकों में पानी अभी भी वैसे ही पिया जाता है कुएं से निकाल कर, जिसमें इन्फेक्शन के बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि पेशेंट्स में एक पेशेंस नहीं होता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि 72 घंटे में मैं ठीक हो जाऊं, 48 घंटे में ठीक हो जाऊं, और जिसकी वजह से ये हाइपर डोजेस लोग देने लगे। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आज का मरीज ऐसा हो गया है कि आज डॉक्टर के पास गए तो वो 24 घंटे में, 48 घंटे छोड़िए, वो 24 घंटे में चाहता है कि मेरा बुखार, मेरी बीमारी ठीक हो जाए या ठीक होने लगे। और वो अगर 2 दिन उसको दवाई का फ़ायदा नहीं मिलता है तो डॉक्टर बदल देता है। अब हो सकता है पहले डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक दिया हो और दूसरे डॉक्टर के पास जाते ही वो डॉक्टर देखता है कि इसने तो एंटीबायोटिक से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो एक और नया एंटीबायोटिक दे देता है और फिर उसमें बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस बढ़ने का, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस भी हमें बंद करनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है इसके ऊपर? हर गवर्नमेंट का रेगुलेशन है और हॉस्पिटल्स के लिए भी रेगुलेशंस हैं। इसके लिए क्लियर कट हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनी रहती हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट इन पॉलिसीज़ को चलाता है और अपने सभी फिजिशियन, सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट को उससे गवर्न होना पड़ता है और उसी हिसाब से हमें डॉक्टर्स को, सारे स्पेशलिस्ट को, विभिन्न स्पेशलिस्ट को एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करना चाहिए और हॉस्पिटल के एडमिटेड पेशेंट हों या ओपीडी के पेशेंट में देना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहा, इसीलिए ये सुपरबग की प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है। सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने पब्लिक हेल्थ के मामले में एक बहुत अच्छी सूचना और जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कर्नल राठौर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू।